स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉरेंस इक्वेशन। नॉरेंस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए पहले इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये इक्वेशन आपके पास आई थी नॉरेंस से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ natural log of Q. E cell EMF of the cell under given concentration of electrolyte and E naught cell. E naught cell is the standard EMF of the cell when the concentration of electrolyte is 1 m. R is the universal gas constant. T is the temperature in Kelvin. N is the number of electron transferred in the cell reaction. F is the Faraday and Q is the reaction quotient. ये आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए, जब कोई भी सेल ऑपरेट करती है, जैसे यहाँ पर हमने ये वाली सेल लेके चले, गैल्वेनिक सेल हमने यहाँ पर ली है। जब ये सेल ऑपरेट करेगी तो आपको पता है क्या होगा कि एनोडिक चैम्बर जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला बीकर, उसमें ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक टू पॉजिटिव आयन में। एम आई राइट? तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर जिंक टू पॉजिटिव आयन इस बीकर में इंक्रीज होते चले जाएंगे और इस वाले बीकर में रिएक्शन क्या होगी, Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के जो जिंक लिबरेट करेगा और वायर के थ्रू यहां आएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो जो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम के साथ साथ यहां जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी जैसे जैसे सेल ऑपरेट करेगी। अब देखिए, हमने आपको ये बताया था कि स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में अगर हम लेकर के चलते हैं तो जो कैथोड है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है और जो एनोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग में क्या है कि कैथोडिक चैम्बर जो है, यहां पर जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल कैथोडिक चैम्बर में जो इलेक्ट्रोड है उसका ज्यादा है और एनोडिक चैम्बर में जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिक्रीज करता चला जाएगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो ये देखिए, आपने लिखा था इलेक्ट्रोड के लिए, आपने नॉरेंस इक्वेशन क्या लिखी थी, E, जैसे इसी के लिए मैं लिख के चलो, इसके लिए मैं लिख के चलता हूं E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन। यही आपने लिखी थी ना। ये आपने क्या लिया है यहां पर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और सेम आपने इक्वेशन लिखी थी कॉपर के लिए। तो यहां पर आपने नॉरेंस की इक्वेशन लिखी थी। नॉरेंस की इक्वेशन कौन सी लिखी थी यहां पर आपने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। आप देखिए, अगर यहां पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी, जिंक आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी तो ये वाला फैक्टर क्या करेगा, अगर जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ये वाला फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर ये वाला फैक्टर डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एम आई राइट? और अगर ये वाली कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो ये फैक्टर इंक्रीज करेगा और ये फैक्टर अगर इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस फैक्टर को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये फैक्टर इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल आप कह के चल रहे, स्टार्टिंग में रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है। और जैसे जैसे सेल ऑपरेट करेगी तो यहां पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी और यहां पर कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी। और स्टार्टिंग में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और हमें पता है कि जो आपके पास ई सेल है, ई सेल आप क्या लेकर के चलते हैं,
ई सेल आपके पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही लेके चलते हैं आप। ई सेल आप ये लेकर के चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। स्टार्टिंग में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और यहां पर हम बता रहे हैं कि अगर आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, अगर ये फैक्टर इंक्रीज कर गया तो सीधी सी बात है, ये फैक्टर अगर आपका इंक्रीज करता है तो ये फैक्टर डिक्रीज करेगा, और ये फैक्टर डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। तो आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे सेल ऑपरेट करेगी, आपको पता है लेफ्ट चैम्बर में रिएक्शन क्या होगी, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक आयन में, तो यहां पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो यानी इस चैम्बर में कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। और ये वाला चैम्बर है, यहां से Cu2 पॉजिटिव आयन इस रिएक्शन के थ्रू यहां कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, यानी Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती चली जाएगी और जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम के साथ साथ इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है, समझिए इस चीज को। स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, ये कॉपर वाली इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, ये जिंक वाली है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ जिंक वाले कंटेनर में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती गई और कॉपर वाले में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन घटती गई, जिसकी वजह से जो जिंक है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इंक्रीज होता चला जाएगा और जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। और अगर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो गया तो उस दौरान ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उस दौरान हम ये कहेंगे कि जो सेल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। समझ गए मेरी बात? देखिए ब्रीफ में बता रहा हूं आपको पता है कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो किसका डिफरेंस है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। स्टार्टिंग में आपको पता है कि जो आपके पास एनोड कैथोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जैसे जैसे सेल ऑपरेट करेगी एनोडिक चैम्बर में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कैथोडिक में कॉपर आयंस की घटेगी। और आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो अभी मैंने यहां बताया आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर आयंस की कंसंट्रेशन घटती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे मैं बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग में आपके पास ये मैंने जैसे बताया कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम करिए ज्यादा है कॉपर का और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है जिंक का। तो जैसे जैसे सेल ऑपरेट करेगी कॉपर वाला जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और अगर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगी, जीरो। और उस दौरान हम ये कहेंगे कि जो सेल रिएक्शन है वो किसमें आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो देखिए उस दौरान इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, अभी हमने आपको बताया ई सेल क्या हो जाएगी, ई सेल जीरो हो जाएगी। और जो आपके पास क्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू सी विल बी इक्वल टू के सी एट इक्विलिब्रियम। लिख सकते हैं। आपको ये रिएक्शन क्वेश्चन का पूरा फंडा पता है कि जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो Q विल बी इक्वल टू Kc। तो यहां पर ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं ये लिख दूं यहां, ये देखिए इस इक्वेशन को अब हम लिख सकते हैं, ई सेल की जगह क्या आ गया, ये थी आपके पास इक्वेशन, ई सेल is equal to E naught cell minus RT divided by NF natural log of QC। Clear? C for concentration। ये आपने लिखा है at equilibrium, equilibrium पे E cell क्या हो गई, जीरो, is equal to E naught cell minus RT divided by NF और natural log of Q Kc क्या हो जाएगा,
Kc. Q will be equal to equilibrium constant at equilibrium, you know. तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, E naught self is equal to RT divided by NF natural log of Kc, और R की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T पुट करिए 298, F की वैल्यू पुट करिए 96500 कूलम, और यहाँ पर नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करिए, उसको सॉल्व करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591, और उसको मैंने अप्रोक्सीमेट लिखे 0.060 डिवाइडेड बाय n लॉग बेस 10 Kc। ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, और इसको मैं कहूंगा क्या कहूंगा, इस पे है एट 298 केल्विन, दिस इज एट 298 केल्विन। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया किस किस के बीच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, यही तो हम निकाल रहे थे यहां पर। क्लियर, नोट करिए इसको। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जैसे आपको दिया कि आपके पास एक सेल है Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, एक सेल रिएक्शन लिखी हुई है, ये सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, और यहां पर सपोज आपको दिया है E नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू plus 0.76 volt and E naught Cu2 positive oblique Cu is equal to 0.34 volt, और आपको निकालना है Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इस टाइप से इस पे न्यूमेरिकल आएगा। तो अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो देखिए यहाँ पर अभी आपने रिलेशन निकाला था, रिलेशन क्या था आपके पास, आपको पता था कि E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 या 60 डिवाइडेड बाय n log Kc। ये अभी आपने फार्मूला पढ़ा, आपके पास ये कोई सेल रिएक्शन दे रहे, फिर आपको क्या है कि Kc निकालिए at 298 केल्विन, ये आपने अभी रिलेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपको एक तो E नॉट सेल की वैल्यू चाहिए, एक n की वैल्यू चाहिए, और सॉल्व करके क्या निकाल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। E नॉट सेल कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है E नॉट सेल के लिए 3 फार्मूले बताए थे, एक ही ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आपको सेल रिएक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो ये एनोड है, इसकी डिक्रीज कर रही है तो ये कैथोड है। तो पहले हम क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, कैथोड ये है, ये देखिए कौन सा पोटेंशियल है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। कैसे, यहां पर देखिए ये स्पीसीज इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसकी 0 है, +2 से 0 में आ रहे, डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज करेगी तो क्या है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है, यहां पर पुट कर दो 0.34, राइट, माइनस। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको एनोड का चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। अब एनोड का कौन सा दिया हुआ है देखते हैं, यहां पर जिंक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक 2 पॉजिटिव की +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, और हमें कौन सा चाहिए है, रिडक्शन। जस्ट साइन को क्या करें, चेंज कर देंगे, और साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -0.76 वोल्ट। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, E नॉट सेल। N की वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए सीधा से यहाँ पर आप N की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिंक 2 पॉजिटिव में गया है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंड Cu2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए हैं, Cu में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं, 2। तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसको फिर आप Kc के लिए सॉल्व कर दे। N की वैल्यू निकालने में और E नॉट सेल निकालने में गलती मत कर देना, N की वैल्यू का पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। तो ये देख लेना ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज कर रहा है और कितने से डिक्रीज, इक्वली होते हैं। तो यहाँ पर जिंक का कितना है, 0, इसका कितना आ गया, +2, कितने से कर गया यहाँ पर इंक्रीज,
2 से, और ये +2 से किसमें गई है 0 में, तो डिक्रीज भी कितने से 2 से ऑब्वियसली। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के थ्रू निकल रहे हैं और रिडक्शन में 2 लिए जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है 2 का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर। एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, इसमें देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। एन की वैल्यू में आप गलती मत कर देना, एन की वैल्यू में अगर गलती कर दी तो सब कुछ गलत हो जाएगा। एक रिएक्शन यहां पर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर Br नेगेटिव एक्वस प्लस O2 प्लस H पॉजिटिव एक्वस। आफ्टर रिएक्शन ये यहां पर बना रहे हैं Br2 प्लस 2Br2 प्लस 2H2O। तो यहां पर ये फॉर्मूले सही है। और इसके लिए सपोज आपको दिया हुआ है ई नॉट सेल गिवन है, ई नॉट सेल सपोज 0.16 वोल्ट ये दिया हुआ है और आपको केसी निकालना है, राइट। तो आपकी बार तो और भी आसान काम हो गया, आपको पता है फार्मूला आपके पास है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.060 डिवाइड बाई n log केसी। तो आपकी बार तो ई नॉट सेल भी नहीं निकालनी, ई नॉट सेल आपको दे ही रखी है, ये सीधी दे रखी है 0.16, तो क्या निकालना है केवल n। अब n निकालने, इसमें वीडियो को पॉज करिए और n की वैल्यू को देखिए, n कैसे निकलेगा देखिए। अब इसमें मैंने बताया ना कि सिंपल सा ट्रिक का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, कभी भी गलती नहीं होगी। यहां पर अगर हम देखते हैं Br नेगेटिव की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -1। अब देखो यहाँ पर H पॉजिटिव को देख करके बच्चे कहते हैं ये जरूर H का कुछ हुआ है, यहाँ पर H इलेक्ट्रॉन ले दे रहा है, H पॉजिटिव का कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको बताएंगे Br नेगेटिव की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -1 और 2 की कितनी है 0। बैलेंस है इक्वेशन, पहले बैलेंस कर लेंगे, ऑलरेडी बैलेंस है। H पॉजिटिव की कितनी है यहाँ +1, Br2 की कितनी है 0 और यहां पर ऑक्सीजन की कितनी है -2 और हाइड्रोजन की कितनी है +1। तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है ये देखिए। अगर हम देखते हैं तो यहां पर चेंज किसमें हुआ है Br वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। H पॉजिटिव की यहां +1 है, यहां भी हाइड्रोजन की +1 है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और चेंज किसमें हुआ है अगर आप देखते हैं तो, और चेंज यहां किसमें आया है ऑक्सीजन वाली में चेंज आया। अगर आप देखते हैं तो और चेंज आया है ऑक्सीजन वाली में। तो देखिए Br नेगेटिव की क्या हुई है, पहले Br देखिए 4 यहां 4 यहां, बैलेंस्ड होनी चाहिए इक्वेशन, ये ध्यान रखें। यहां पर -1 से 0 में जा रहे हैं तो कितने से इंक्रीज कर गई 1 से, एक Br के लिए 1 से इंक्रीज कर गई, लेकिन यहां पर Br कितने हैं 4, तो कितने से इंक्रीज करेगी 4 से इंक्रीज कर गई। 4 से इंक्रीज करने का मतलब कि यहां 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं 0 से किसमें गई है -2 में, तो कितने से डिक्रीज कर गई 2 से, एक ऑक्सीजन के लिए 2 से डिक्रीज कर गई, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो डिक्रीज कितने से कर गई, डिक्रीज भी ये कर गई 4 से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे जितने से इंक्रीज की, या मैं कह दूं जितने से डिक्रीज की, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम ही होते हैं। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 4, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 4। n की वैल्यू निकालने में गलती मत करना, बाकी न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है और बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल लगातार आते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। अब हम लेकर के चलते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्जी नॉट एंड ई नॉट सेल। अब ये आपको पता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये क्या है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इनमें रिलेशन लेकर के चलेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, आपको पता है कि किसी भी सिस्टम में ये वो एनर्जी होती है जिससे हम यूजफुल वर्क लेते हैं, यानी कि वो एनर्जी सिस्टम में अवेलेबल है जो कि हमें यूजफुल वर्क देती है, जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने दो तरह की यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ी हैं, एक आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ी है और एक आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ी है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कहें तो वहां पर क्या हो रहा था, उस सेल के अंदर आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे सेल को, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे थे, और मैं कहूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन कैसी थी नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे थे तो रिएक्शन हम स्पॉन्टेनियस बना रहे थे, यानी रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन को। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या था,
रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। आपने बैटरी से जोड़ के देखा था कि वहां पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं सेल को। सेल क्या है हमारी, सिस्टम। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो सराउंडिंग सिस्टम पे कर रही है। आपने सेल ली थी, बाहर बैटरी से जोड़ा था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। और अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन सराउंडिंग सिस्टम पे करेगा तो सिस्टम की फ्री एनर्जी इंक्रीज करेगी, और फ्री एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी तो आपको पता है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तभी तो वहां नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब इस केस में क्या है, जो आपने यहां पे गैल्वेनिक सेल ली है, गैल्वेनिक सेल में हम ये कहेंगे कि सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम सराउंडिंग में यूज कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम यहां पे अपनी गैल्वेनिक सेल है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग में, और जब सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी, और सिस्टम पे काम करवाएंगे तो सिस्टम की फ्री एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सिस्टम पे इलेक्ट्रिकल काम करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बट इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज बाय द सेल ऑन द सराउंडिंग। और अगर सेल वर्क करेगी तो उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो जितनी फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता आएगा उतना ही हमें इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता जाएगा, उतना ही हमें यूजफुल वर्क मिलता जाएगा। तो देखिए इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल हम ये कह सकते हैं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, is equal to electrical work done, and electrical work done will be equal to electrical energy produced। जो आपके पास गैल्वेनिक सेल है वहां पर क्या होगा, जो गिव्स एनर्जी है उसमें डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। जितना गिव्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा सेल उतना ही हमें इलेक्ट्रिकल वर्क देती रहेगी। एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होगी, quantity of charge flowing through the cell, quantity of charge flowing through the cell। और हमें यह भी पता है कि अगर 1 mol इलेक्ट्रॉन्स अगर सेल रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 1 फैराडे। और सपोज सेल रिएक्शन में n mol इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, n mol इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, NF वी कैन से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल हो जाएगी, आपने पढ़ा है ये तो J इज इक्वल टू में क्या कहते हैं, C इंटू V, यही लिखते हैं आप, J इज इक्वल टू C इंटू V। C क्या है यहां पर, चार्ज, V क्या है यहां पर, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, और यू कैन से क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग, दैट इज NF into volt, that is EMF of the cell, that is EMF of the cell, इसके इक्वल हो जाएगी। तो अब यहां से देखिए ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑब्टेन्ड
and electrical work done obtained will be equal to electrical energy produced, and electrical energy produced will be equal to quantity of charge flowing in the cell into EMF of the cell। तो यहां से अगर मैं निकालूं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो इसके लिए मैंने पुट कर दिया नेगेटिव डेल जी। फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो माइनस डेल जी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास एन एफ ई सेल। एन एफ ई सेल, ई सेल क्या है ईएमएफ ऑफ द सेल, एम आई राइट? क्लियर? और अगर आप डिफरेंट सेल्स के लिए इसको कंपेयर करें तो आपको क्या लेनी पड़ेगी स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन में आप क्या लेंगे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो रिलेशन क्या बन जाएगा माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास, राइट? और अब अगर हम यहां पर रिलेशन निकालते हैं डेल जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच, तो वहां पर क्या आ जाएगा, अब अगर रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है, सपोज रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो अभी आपने रिलेशन निकाला था, क्या आया था आपके पास ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अभी आपने रिलेशन निकाला था आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ केसी। अभी निकाला था आपने पहले वाले टॉपिक में ये रिलेशन की, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो ई नॉट सेल इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो ई नॉट सेल की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे हम, क्या आ जाएगा रिलेशन, ये आ गया आपके पास माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ इंटू आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ केसी, यही आ जाएगा। और अब इससे मैं लिखूं तो यहां पर ये कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केसी, और नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दो तो आपके पास क्या आ गई माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग केसी। ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। और इसको हम ये भी लिख सकता हूं मैं डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी। ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। किस किस के बीच रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, उसके बीच ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। ये आपको पता ही है कि यहां पर देखिए आपके पास अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी जब आपके पास ई सेल पॉजिटिव होगी। तो देखिए अगर डेल जी की वैल्यू 0 से कम है, और 0 से कम कब होगी आपके पास जब ई सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। सिंपली मैं ये कहूंगी डेल जी की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव कब होगी जब आपके पास ई सेल पॉजिटिव होगी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल जी की वैल्यू आपके पास आपने न्यूमेरिकल किया और डेल जी की वैल्यू आपके पास जो है वो पॉजिटिव आ गई, और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सीधी सी बात है ई सेल क्या आएगी नेगेटिव। ई सेल नेगेटिव और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव तो रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल जी इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया या ई सेल इज इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। ये सारी बातें आपको थर्मोडायनामिक्स में हम 11th में बता चुके हैं कि जैसे कोई भी रिएक्शन हो और आपको ये करने स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप उसकी ई सेल निकालिए, आप जो भी उसमें ई नोट सेल है या ई सेल है उसको आप निकालिए। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ई सेल अगर पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस है, और अगर आपके पास ई सेल की वैल्यू 0 आती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसलिए डेल जी की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ई सेल पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। क्योंकि डेल जी नेगेटिव कब आएगा जब ई सेल आपके पास पॉजिटिव होगी। क्लियर, ई सेल पॉजिटिव होगी तो डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल जी पॉजिटिव कब होगा आपके पास जब ई सेल नेगेटिव होगा, और ई सेल नेगेटिव और डेल जी पॉजिटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल जी और यू कैन से ई सेल इज इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस विल बी रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो आप देखिए यहां पर एक बार फॉर्मूले जो आपके पास न्यूमेरिकल में यूज होंगे उनको मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि न्यूमेरिकल में आपके पास इनमें कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे आप।
ये आ जाएंगे यहाँ पर, इनको आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। एक ये आ गया था आपके पास ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.060 डिवाइडेड बाई n log Kc, ऑब्वियसली at 298 केल्विन। ये फार्मूला आपके पास यूज होगा। डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ये फार्मूला आपके पास यूज होगा। या आप ये कहते हैं डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ये फार्मूला आपके पास यूज होगा। और डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc, ये वाला फार्मूला आपके पास यूज होगा। तो ये फार्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल में, ये फार्मूले आपके यूज हो जाएंगे। ये फार्मूला आपके पास आ गया, ये फार्मूला आपके पास आ गया, और ये फार्मूला आपके पास आ गया। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, और ये एट एनी कंडीशन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन उसके अंदर। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो यहां पर डेल जी की वैल्यू आएगी, तो डेल जी जो होता है वही क्या होता है, डिक्रीज इन, जो माइनस डेल जी आप लेके चलते हैं। अगर आप ये लिखते हैं माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc इज इक्वल टू W मैक्सिमम, W मैक्सिमम यही इसके इक्वल हो जाएगा। W मैक्सिमम की बार सीबीएसई में एक न्यूमेरिकल आया हुआ था आपके पास 2020 के अंदर, ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ था जिसमें आपको W मैक्सिमम निकालना था। तो ध्यान रहे कि जब आप डेल जी नॉट निकाल लेंगे, डेल जी नॉट की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो फिर आप साइन चेंज करके लिखेंगे W मैक्सिमम। इस चीज का पर्टिकुलर ध्यान देना है इसमें। तो अभी मैंने यहां पर लिखा है कि आप इस न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करते हैं तो डेल जी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव, और जो आपके पास W मैक्सिमम, सपोज आपके पास डेल जी की वैल्यू आ गई माइनस x जूल आ गई है, सपोज माइनस x जूल पर मोल आ गई है आपके पास डेल जी की वैल्यू, तो W मैक्सिमम क्या हो जाएगा। अगर डेल जी की वैल्यू माइनस x जूल पर मोल, x जूल आपके पास आई है, तो सीधी सी बात है W मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x जूल हो जाएगा। जैसे मैं ये कह दूं कि आपके पास डेल जी की वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल कोई आपने किया और उसमें डेल जी नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई है 234.5 जूल, ये आ गई आपके पास। तो W में माइनस साइन देंगे तो W मैक्सिमम आपके पास क्या आ जाएगा, 234.5 जूल। इस चीज का पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे, साइन वाला फंडा पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे इनके अंदर। W मैक्सिमम लिखेंगे तो डेल जी आपकी नेगेटिव में आएगी, तो W मैक्सिमम आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज का पर्टिकुलर ध्यान देंगे। आप देखिए इन टॉपिक्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूं, उसके बावजूद न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकर के चलते हैं, आपके पास सेल रिएक्शन है जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस इन इक्विलिब्रियम विद जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस plus Cu solid. E naught zinc oblique zinc 2 positive is equal to 0.76 volt and E naught Cu2 positive oblique Cu is equal to 0.34 volt। ये दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द del Rg naught, that is standard free energy change, ये आपको निकालना है। सेकंड आपको निकालना है W मैक्सिमम, और थर्ड आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये चीजें आपको निकालनी है। तो अब देखिए फटाफट इसके लिए करते हैं। अगर आपको ये निकालना है del Rg naught, that is standard free energy change for the reaction, तो डेल Rg नॉट इज इक्वल टू क्या था आपके पास, डेल G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट से। ऑब्वियसली निकाल लेंगे आप n की वैल्यू। इस केस में वही ऑक्सीजन स्टेट वाला फंडा देखेंगे, 0 से किस में गया है, 2 में 2 से इंक्रीज, 2 से किस में गया है, 0 में 2 से डिक्रीज, तो n की वैल्यू 2 आ गई। और यहां से आप E नॉट सेल, अभी मैंने बताया था सेम एग्जांपल लेकर के, E नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके लिए आप
पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपके पास, डेल जी नॉट निकल जाएगा। यहां पर डेल जी नॉट की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो किस में आएगी, डेल जी नॉट की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। इस चीज का पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। डेल जी नॉट की वैल्यू सपोज यहां पर माइनस एक्स जूल आपके पास आ गई है, तो यहां पर जब सेकंड आप निकालेंगे डब्ल्यू मैक्सिमम तो ये माइनस एक्स जूल है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स जूल आपके पास हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे। अब आपको निकालना है केसी। केसी के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड हो गया, और थर्ड केसी के लिए सीधा फार्मूला क्या पुट करेंगे, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी। डेल जी नोट कहां से आया, यहां से आ गया डेल जी नोट, यहां वैल्यू पुट कर देंगे डेल जी नोट की, आर की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर क्या पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन हम पुट करेंगे, और केसी के लिए इसको हम सॉल्व कर देंगे, लॉग केसी निकालेंगे और फिर एंटी लॉग लेकर के हम केसी निकाल देंगे। लॉग और एंटी लॉग को कैसे निकालते हैं वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा, इस चीज का भी आप पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे, ये पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो डेल जी है, डेल जी जो आप लेके चल रहे हैं, ये आपके पास प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सटेंसिव। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का या ई सेल का, अगर हम जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, अगर मैं जिक्र करता हूं तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आपको ये भी पता है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, एडिटिव होती है, एडिटिव होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती। ये सब कुछ आपको थर्मोडायनामिक्स में 11th क्लास में हम बता चुके हैं, तो इस चीज का भी यहां पर पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल लेके चलूंगा, तभी मैंने ये चीज आपको बताई है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं 2-3, वो आपको मैं करवाऊंगा। और इसमें आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है, कई बार न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में कई बार आपसे कहेंगे कि आप केसी निकालिए और डेल जी नॉट की वैल्यू आपको किस तरह से निकालेंगे। ध्यान रखना आपकी डेल जी नॉट की वैल्यू कई बार न्यूमेरिकल में देखिए आप डेल आर जी नॉट किसी रिएक्शन के लिए आपको 11th में हमने बताया था, इससे भी निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस फार्मूले से आप डेल आर जी निकाल सकते हैं। ये यहां पर आपको पता है कि केसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अभी आपने लिखा था डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी। अब आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा दे दिया कि जिसमें रिएक्शंस लिखी हुई है और वहां पर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स है उनकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे दी, डेल एफ जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट की आपको दे दी, और आपसे कहा कि इस रिएक्शन के लिए केसी निकालिए। आर यू गेटिंग मी? एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया कि सपोज आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहां पर मैंने ये कह दिया कि ये एक इक्वेशन है a प्लस बी, और ये आपको यहां पर दिया है x प्लस y, और न्यूमेरिकल में आपको a की, b की, x की और y की, इनकी क्या दे दी आपको, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे दी, और आपसे इसके लिए केसी निकलवा लिया। तो इस रिएक्शन के लिए पहले आप क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। 11th में करवाया था आपको थर्मोडायनामिक्स में ये। तो यहां से हम डेल आर जी निकाल लेंगे और वो वैल्यू यहां पुट करेंगे और आर टी की वैल्यू पुट करके केसी निकाल देंगे। इस चीज में ये ध्यान रखना, हमने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो वो एलिमेंट्री सब्सटेंस के लिए क्या लेते हैं, 0। ये हमने आपको 11th में
बताया था। तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, इस टाइप से भी न्यूमेरिकल इस पे दे देते हैं। कई बार ऐसा कर देते हैं कि आपको रिएक्शन जो होगी उस रिएक्शन के लिए ये कह देंगे कि इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी इतनी है और एंट्रोपी इतनी है इस टेम्परेचर पे। तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला आपको ध्यान होगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एच नॉट। ये फार्मूला यूज करके भी हम डेल आर जी नॉट निकाल सकते हैं। आपको क्या दिया होगा, स्टैंडर्ड change in enthalpy, standard enthalpy of the reaction and standard entropy of the reaction, ये आपको दिया होगा और टेम्परेचर दिया होगा। इस टाइप से रिएक्शन लिख के आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, यानी कि जो एंथैल्पी में चेंज हुआ है रिएक्शन में वो आपको दे देंगे, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी और स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी वो आपको दे देंगे और टेम्परेचर दे देंगे और केसी निकलवा लेंगे। तो वहां पे आप क्या करेंगे, ये वाली गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये भी आपने 11th में पढ़ी थी, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एक्स नॉट माइनस टी डेल एक्स नॉट। तो यहां पर ये क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल एस नॉट क्या है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी, ये गिवन होगी, टी गिवन होगा, तो यहां से आप डेल आर जी नॉट निकाल लेंगे और डेल आर जी नॉट यहां पुट करके केसी निकाल देंगे। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप से भी ये आपको दे देते हैं कि इस तरह से रिएक्शन लिख के स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दे दी और आपसे केसी निकलवा लिया। तो वहां से पहले आप क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और उसको यहां पुट कर देंगे। या आपको रिएक्शन की एंथैल्पी दे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दे देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, ये आपको दे देंगे और टेम्परेचर दे देंगे और केसी निकलवा लेंगे। तो आप उस केस में ये वाला फार्मूला गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पुट करके आप डेल जी नॉट निकाल लेंगे और डेल जी नॉट को यहां पुट करके आप केसी के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है ये आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि आप जो ईएमएफ लेके चल रहे हैं ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। तो उसी के बेस पे आपको एक तो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि, और यहां अगर हम लेकर के चलते हैं ई नॉट सेल और यहां हम लेते हैं डेल जी नॉट, तो इनमें अगर हम रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ गया इनके अंदर। अगर यहां पर हम कहें तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया आपके पास, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और अगर यहां इनमें हम रिलेशन देखते हैं तो यहां पर क्या रिलेशन आ गया आपके पास, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। और अगर इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं तो क्या आ गया आपके पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.060 n log Kc at 298 केल्विन, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। स्टेटमेंट है, सपोज आपके पास है कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन Fe converted into Fe2 positive and Fe2 positive oblique Fe3 positive and Fe oblique Fe3 positive। यहां इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है E01, इसका दिया हुआ है E02 और इसका दिया हुआ है E03। तो आपको रिलेशन बताना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E01, E02 एंड E03। अब अगर हम इन रिएक्शंस को लिखें तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, अगर इन रिएक्शंस को हम लिखते हैं तो रिएक्शंस क्या आ जाएंगी आपके पास। फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड रिएक्शन हो जाएगी Fe2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड आपके पास हो जाएगी Fe converted into Fe3 positive after losing 3 इलेक्ट्रॉन। यही आ जाएंगी।
अब अगर यहां पर हम देखते हैं तो देखिए ये वाली इक्वेशन, इसका आपको क्या दिया हुआ है, E01, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका दिया हुआ है E02 और इसका दिया हुआ है E03। अगर इन रिएक्शंस को आप ध्यान से देखते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो देखिए थर्ड इक्वेशन कैसे आई आपके पास, थर्ड वाली फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से आई है। अगर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, Fe कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या E03 भी E01 प्लस E02 हो जाएगा, नहीं। ऐसा केवल तब हो सकता है जब यहां यहां और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर n की वैल्यू डिफर कर रही है तो ये ऐसा नहीं होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एडिटिव नहीं है, तो क्या लेके चले इसके लिए हम लेके चलेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, तो वो क्या आ जाएगा, क्या लिखे हम, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E0 से, यही लिखे। और इसको हम नोट कर देते हैं डेल G1 N1 एंड E01। इस रिएक्शन के लिए अगर लिखे तो क्या आ जाएगा, डेल G02 इज इक्वल टू माइनस N2F E02। और इसके लिए अगर हम लिखें तो डेल G03 विल बी इक्वल टू माइनस N3F E03, यही आएगा। और यहां से हमें पता भी है कि अगर डेल G01 और डेल G02 को हम ऐड कर दे तो क्या आएगा, डेल G03, देन वी कैन राइट डेल G03 will be equal to डेल G01 प्लस डेल G02, लेकिन E01 प्लस E02 is equal to E03 नहीं होगा। तो अब यहां पर अगर हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, डेल G03 क्या है आपके पास, ये वाला, ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस N3F E03 इज इक्वल टू, माइनस साइन है कैंसल ही हो जाएंगे, ये क्या आ गया आपके पास, माइनस N1F E01 और ये क्या आ गया आपके पास, माइनस N2F E02, यही हो जाएगा। ये सीधा उठा करके इसको मैं यहां पर ये लिख दूं, राइट, यही तो हुआ है, माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये कह लो कि थ्रू आउट इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, पहले था माइनस माइनस माइनस, थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 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 हो जाएगा आपके पास। तो यहां पर अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो F कैंसिल हो गया आपके पास और ये इक्वेशन क्या आ गई, N3E03 इज इक्वल टू N1E01 प्लस N2E02, यही हो जाएगा। और यहां पर हम अगर E01, E02 और N की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, यहां पर N3 कितनी वैल्यू N की 3, तो ये आ गया आपके पास 3E03 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 2, 2E01 प्लस 1E02, यही आ गया। तो E03 यहां पर किसके इक्वल आ जाएगा, E03 विल बी इक्वल टू 2E01 प्लस E02 डिवाइडेड बाई 3, देखना ये आ जाएगा। यही रिलेशन हमें निकालना था, यही रिलेशन हमें बताना था कि E01, E02 और E03 में क्या रिलेशन। तो ध्यान रहे इनको ऐड नहीं करेंगे, E01 और E02 को ऐड नहीं करेंगे, ऐड ये होंगे डेल जी, क्योंकि हमने आपको बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव है, एडिटिव नहीं है। अगर इस तरह से आप मान लो दो रिएक्शंस लेते हैं, आपने दो हाफ रिएक्शंस लिए हैं और उनसे ओवरऑल आपने रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है, आर यू गेटिंग मी, आपने दो हाफ रिएक्शन ली हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और उससे आप ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं, तो उस केस में पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ओवरऑल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वहां पर आप चाहे तो सीधा इनको ऐड कर सकते हैं, E0 को ही करके देख ले, कोई एग्जांपल लेके आप। अब देखिए एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। की बार आपको दिया हुआ है Cu2 पॉजिटिव
ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Cu पॉजिटिव में, और Cu पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है वो 0.15 वोल्ट, यहां पर जो दी हुई है 0.50 वोल्ट, ये दिया हुआ है। और आपसे कहा गया है कि आप इसमें कैलकुलेट करें Cu2 पॉजिटिव जब Cu में जाएगा तो इस दौरान यहां पर x वोल्ट लगते हैं, x वोल्ट। तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट x, ये कैलकुलेट करना है। और सेकंड इसमें ये बताइए क्या Cu पॉजिटिव का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है? डज Cu पॉजिटिव डिस्प्रोपोर्शनेट? क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है Cu पॉजिटिव का? तो चलो पहले हम x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करते हैं, रिएक्शंस को हम लिखते हैं, फिर ये देखते हैं कि Cu पॉजिटिव का डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट इसमें अगर हम रिएक्शंस को लिखें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? पहले यहां पर हम लिखते हैं Cu, फर्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या आएगी? Cu2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu पॉजिटिव। और सेकंड वाली क्या आ जाएगी आपके पास? Cu पॉजिटिव आफ्टर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu, राइट? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। थर्ड इक्वेशन है Cu2 पॉजिटिव, ये थर्ड वाली इक्वेशन आपके पास है जिसमें क्या है? Cu2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो थर्ड इक्वेशन कैसे आई है? अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए, यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन। इसको ऐड करें तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दें तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू सेम नहीं है। यहां तो सेम है लेकिन यहां सेम नहीं है। यहां और यहां अगर सेम होती तो हम ऐड कर सकते थे। तो आप देखिए इसके लिए आपको पता है, अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? डेल जी नॉट 1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस n1 f e नॉट 1। और यहां पर हम लिखें तो डेल जी नॉट 2 विल बी इक्वल टू माइनस n2 f e नॉट 2। और यहां इस इक्वेशन के लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? डेल जी नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस n3 f e नॉट 3, राइट? यही आ जाएगा। और आपको पता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने से थर्ड इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब इसका डेल जी नॉट इसके डेल जी नॉट को ऐड करें तो आपके पास डेल जी नॉट थर्ड इक्वेशन के लिए आ जाएगा। सो यू कैन राइट डेल जी नॉट 3 विल बी इक्वल टू डेल जी नॉट फर्स्ट प्लस डेल जी नॉट सेकंड। और यहां पर अगर इनकी हम वैल्यू पुट कर दे तो इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? आपके पास यही इक्वेशन बन गई। डेल जी नॉट 3 की जगह ये पुट करो तो क्या आ गया आपके पास? माइनस n3 f e नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस n1 f e नॉट 1 प्लस माइनस n2 f e नॉट 2, यही हो जाएगा। और थ्रू आउट यहां पर हम लिखें, यहां आप सीधा भी लिख सकते हैं माइनस दे करके, और इसको -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये आप कह सकते हैं, यही आ जाएगा। आप देखिए यहां पर आपको निकालना है E03 आपको कैलकुलेट करना है। F तो कैंसिल ही हो गया यहां पर, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया E03 विल बी इक्वल टू n1 E01 प्लस n2 E02 डिवाइडेड बाय n3। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब यहां से अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? इसको रब कर देते हैं हम, तो ये आपके पास आ गया E03 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है? यहां पर देखिए 1 है, और E0 की वैल्यू कितनी है? 0.15, तो 0.15 आ गया, प्लस n2 की वैल्यू कितनी है? n2 की वैल्यू भी 1 थी आपके पास। इस इक्वेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो यहां पर n2 की वैल्यू 1, तो E02 कितना गया? 0.50, तो 0.50 आ गया। और
N3 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन आपने लिखी थी जिसमें Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा था आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर N की वैल्यू 3 आ गई थी, तो N की वैल्यू 2 आ गई थी, तो N3 आपके पास 2 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं कितना आ गया आपके पास 0.65 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू 0.325 वोल्ट। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई जो आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। अब हमें ये देखना है कि Cu पॉजिटिव का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा, इसके लिए लेकर के चलते हैं। Cu पॉजिटिव का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पता है, वो रिएक्शन जिसमें Cu पॉजिटिव ही ऑक्सीडाइज हो जाए, Cu पॉजिटिव ही रिड्यूस हो जाए। तो देखिए रिएक्शन क्या बनेगी, फर्स्ट अगर इसमें हम देखते हैं तो Cu पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड ये कह रहे हैं कि ये हो जाए Cu पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। ये वाली चीज हो जाए, यहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी, Cu positive converted into Cu2 positive after losing 1 electron and Cu positive after having 1 electron converted into Cu। और यहां पर अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, ये देखिए ये आपने क्या लिखी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये क्या लिखी है आपने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां Cu पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu2 पॉजिटिव में, यहां Cu पॉजिटिव जो है ये रेड्यूस हो रहा है Cu में, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Cu positive converted into Cu plus Cu2 positive, यही होगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, इसके लिए क्या करें, इस रिएक्शन की E नॉट सेल निकाल लें, इस रिएक्शन की E नॉट सेल निकाल लें, और इस रिएक्शन की E नॉट सेल निकालें। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उन्हीं से निकाल लें, क्योंकि यहां पर N की वैल्यू सेम आ रखी है, N की वैल्यू सेम आ रखी है। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये आपके पास हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये यहां पर एनोड का काम कर रही है और ये यहां पर कैथोड का काम कर रही है। और आपको क्या चाहिए, आपको पता है इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो कैथोड ये है, Cu पॉजिटिव Cu में जा रहा है, Cu पॉजिटिव Cu में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा पोटेंशियल दिया, इसका रिडक्शन, हमें रिडक्शन ही चाहिए, तो ये आ गया 0.50 माइनस। अब इसके बाद देखिए आपको चाहिए यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, एनोड ये है और एनोड Cu2 पॉजिटिव से Cu में जाएगी, यानी ये वाला चाहिए। यहां पर आपको कौन सा चाहिए था, यहां पर आपको चाहिए E नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu पॉजिटिव, और यहां भी आपको क्या चाहिए, E नॉट Cu पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.15 वोल्ट, और यहां इसकी वैल्यू आपको दे रखी है Cu पॉजिटिव से Cu में जाएगा 0.50 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पर अगर हम करते 0. ये आपने रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये रिडक्शन ही दिया हुआ है, माइनस क्या कर दें हम इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव में जाएगा 0.15 वोल्ट, तो 0.15 वोल्ट ये पुट किया इज इक्वल टू कितना आ गया 0.35 वोल्ट। तो यहां जो E नॉट सेल आई है इस रिएक्शन के लिए वो पॉजिटिव आई है, और आपको पता है E नॉट सेल पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर ये रिएक्शन फिजिबल है तो Cu पॉजिटिव रिड्यूस भी होगा और Cu पॉजिटिव ऑक्सीडाइज भी होगा, यानी Cu पॉजिटिव का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। अब एक और न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। आपके पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है Mg2 पॉजिटिव एक्वस, Ag पॉजिटिव एक्वस एंड Ag, और आपको इसमें निकालना है फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट यहां पर Kc, सेकंड
del G नॉट एंड थर्ड आपको निकालना है W मैक्सिमम एंड यू आर गिवन E नॉट mg/mg2 positive is equal to 2.37 volt and E naught Hg positive/Ag is equal to 0.80 volt, राइट। अब देखिए इसी न्यूमेरिकल में अगर यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव की कंसिडरेशन दे दे, यहाँ पर Ag पॉजिटिव की कंसिडरेशन दे दे, तो आपसे यहाँ ई सेल भी निकलवा सकते हैं, ई सेल भी इसमें निकलवा सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज मैं ये कह दूं कि ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये आपके पास है 0.01 है और ये है 0.1 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पर कि आप निकालिए ई सेल और ये है 25 डिग्री सेल्सियस में, ये दिया हुआ, राइट। तो अब देखिए इसको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सेल रिएक्शन यहाँ पर क्या हुई है। सेल रिएक्शन को अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगी आपके पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हुई आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है, राइट हैंड साइड में कैथोड है। Mg सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव aqueous after losing 2 electron, this is oxidation half reaction, and Ag positive after having 1 electron converted into Ag solid, this is रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 ले रहा है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगी, ओवरऑल आपके पास आ गई मैग्नीशियम सॉलिड, सॉलिड है लिख लेना, प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस आफ्टर रिएक्शन Mg2 पॉजिटिव एंड प्लस 2Ag Mg2 पॉजिटिव एक्वस एंड 2Ag सॉलिड, ये आ गया आपके पास, ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अब देखिए पहले अगर हम इसके लिए कहें कि आपको ई सेल निकालनी है तो ई सेल क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.060 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू देखिए ये 2 दे रहा है, ये 2 ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 लॉग, और लॉग हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन कैसे लिखें हम, यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो product of the concentration of the product divided by product of the concentration of the reactant each raised to power equal to their stoichiometric coefficient। तो इनकी concentration का प्रोडक्ट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, concentration of Mg2 positive and concentration of Ag divided by concentration of Ag positive and concentration of Mg each raised to power equal to their stoichiometric coefficient। तो यहाँ पर इसका stoichio coefficient 2 है और इसका भी 2 है। अब आपको पता है सिल्वर जो यहाँ पर है सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, और आपके पास मैग्नीशियम भी सॉलिड है, इसकी 1 हो जाएगी। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालनी है ई सेल, जो फोर्थ हमें निकालनी थी। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल यहां से निकाल देंगे। ई नॉट सेल क्या होती है, ए की फार्मूला लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पर आपके पास एनोड कौन है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम एनोड है, सिल्वर आपके पास कैथोड है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको कैथोड का और एनोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये आपको चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का देखिए कौन सा दिया हुआ है, +1 से 0 जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है 0.80 माइनस, फिर लेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का कौन सा दिया है, 0 से किसमें दी है, +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए इसका, रिडक्शन, साइन चेंज कर दो, तो क्या आ गया -2.37। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ गई, ई नॉट सेल 2 की वैल्यू पुट कर दी अपने, Mg2 पॉजिटिव यहाँ पे गिवन है, कितना है Mg2 पॉजिटिव, ये दिया हुआ है 0.01, और Ag पॉजिटिव कितना दिया हुआ आपको, Ag पॉजिटिव 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 का इस पे, और इसको आप सॉल्व कर दे और ई सेल निकाल ले, एम राइट। सेकंड आपको क्या निकालना था, और आपको निकालना है के लिए सॉल्व करना था, तो आपको फार्मूला पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 0.060 डिवाइडेड बाई एन लॉग के सी।
एन की वैल्यू आपको पता ही है 2 आ गई थी, और ई नॉट सेल आपने यहाँ निकाल ली है, ये ई नॉट सेल है, यहाँ पर पुट करिए और इसको केसी के लिए सॉल्व कर दीजिए। फिर आपको निकालना है डेल जी, डेल जी आपको निकालना है, डेल जी नॉट तो देखिए ये भी निकाल सकते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एम एफ ई नॉट सेल। अभी आपने ई नॉट सेल निकाला है, यहाँ पुट करिए, एफ की वैल्यू 96500 के नाम पुट करिए, एन की वैल्यू 2 पुट करिए और डेल जी नॉट के लिए इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर आपको क्या निकालना है, लास्ट आपको निकालना है W मैक्सिमम, और W मैक्सिमम क्या आएगा, सपोज डेल जी नॉट यहाँ पे सॉल्व करने पे आपके पास ये सपोज यहाँ पर आ गया माइनस आएगा, ये आ गया सपोज आपके पास माइनस एक्स जूल, तो आपके पास मैक्सिमम वर्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वर्क आ जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो एक्स जूल, ये इसका आ जाएगा। क्लियर? तो आपके टॉपिक कंप्लीट हैं, इनके न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करिए, 100% एग्जाम में इन पे न्यूमेरिकल जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।